Hello guys, a very good morning to all of you and welcome to my channel मोनिका गर्ग क्लासेस। जैसा कि आपको याद होगा हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर को डिस्कस कर रहे थे, जहां हम एक मेथड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। बेसिकली आज हम असेट को वैल्यूएशन करने का शेयर्स को वैल्यूएशन करने का सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका यील्ड मेथड। नेट असेट मेथड को हमने कल डिस्कस किया था, आज हम यील्ड मेथड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि यील्ड मेथड दो टाइप का हो सकता है कि हम डिविडेंड की यील्ड की बात कर रहे हों, यानी डिविडेंड यील्ड मेथड भी हो सकता है, और हो सकता है हम कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी की बात कर रहे हो कि कंपनी अर्न कितना कर रही है। बेसिकली अर्न करना और डिविडेंड देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि कंपनी अर्न ज़्यादा कर रही हो लेकिन वो ज़्यादातर पोर्शन रिटेन अर्निंग में डाल रही हो, और क्योंकि अर्निंग तो टोटल है ना, कि जिसमें रिटेन अर्निंग भी आ जाएंगी और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो भी, जबकि डिविडेंड से मतलब हमारा सिर्फ वही है जो क्या किया गया, शेयर होल्डर्स को पे किया गया। तो शेयर की वैल्यूएशन के लिए दोनों ही मेथड्स यूज़ होते हैं। आज हम डिविडेंड यील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। देखो एक बात समझना, हमने कल नेट असेट मेथड को डिस्कस किया था, जो कि क्या कर रहा था, ये मान के चल रहा था कि बिज़नेस क्या है, लिक्विडेट हो रहा है। यानी वो हम ये मान के चल रही थी कि अगर हम बिज़नेस को बंद करने जाएं तो हमारी असेट कितने कितने में बिकेगी, वो वैल्यूएशन हम लगा रहे थे शेयर की वैल्यू को पता लगाने के लिए। बट एक्चुअल में शेयर की वैल्यू कौन जानना चाहते हैं? वो शेयर होल्डर जो क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो क्या एक शेयर होल्डर जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, वो लिक्विडेशन के बारे में सोचेगा कि कंपनी बंद होगी तो उसके पास क्या होगा और मेरे लिए क्या बचेगा? ये कितना इररिलेवेंट थिंकिंग है जो नेट असेट मेथड कर रहा था। और नेट असेट मेथड की इसी ड्रॉबैक को दूर करता है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड क्या कहता है कि एक शेयर होल्डर जो शेयर खरीदने आ रहा है वो किस में इंटरेस्टेड होगा, कि कंपनी उसे क्या रिटर्न देगी। तो इसीलिए शेयर की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को वो कंपनी दे रही है। बेसिकली एक पर्सन क्या है, कुछ यानी जो इन्वेस्टर आ रहा है वो कुछ पैसे लेके आएगा, से उसके पास 100 रुपीज़ है, तो वो ये देखना चाहेगा कि इन 100 के बदले में जो कंपनी उसे ज़्यादा रिटर्न देने के लिए तैयार है वो इन 100 को वहाँ पर लगाएगा। तो यही काम कैलकुलेट करने का आपका कौन करता है? डिविडेंड यील्ड मेथड। बेसिकली इस मेथड में एक पर्सन करता क्या है कि वो कंपेयर करता है, यानी शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो डायरेक्ट उसके ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वापस पीछे लेके चलूँगी। वैल्यू ऑफ शेयर निकाली जाती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। एक बार के लिए समझो ये चीज़ें क्या हैं। पेड अप वैल्यू से आप वेल नोन हो गए, यानी शेयर पे कितना पे करना पड़ रहा है एट प्रेजेंट, कितनी वैल्यू जो है कोल्ड अप और पेड अप हो चुकी है। जो हम खरीदने, कोई पर्सन शेयर होल्डर खरीदेगा किसी का पहले वाला शेयर, तो वो देखेगा कि उस शेयर होल्डर ने कितने पे किए हुए हैं, कितना क्या है उस शेयर की वैल्यू पेड अप है। अब बात आती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की। तो देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि एक शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट करेगा एक कंपनी से, यानी मान लो वो कंपनी ए में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो कंपनी ए से वो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो देगी, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। कैसे निकालेंगे वो बाद में बात करते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये नॉर्मल रेट कौन सी रेट है? देखो एक होती है फर्म और एक होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जितनी भी फर्म सेम टाइप का बिजनेस कर रही हैं वो सारी मिलके क्या बनाती हैं? एक इंडस्ट्री बनाती है। से इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंडस्ट्री है
और उसमें ही एलजी भी काम करती है, सोनी भी काम करती है, ये सारी क्या हैं, फर्म्स हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री बड़ी होती है और फर्म्स उसके अंडर काम करती है। तो जो ये ऊपर वाली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड थी, ये हम उस फर्म की बात कर रहे हैं जिसकी शेयर्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नॉर्मली डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, यानी जो बेसिकली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म काम कर रही हैं, वो अगर उनका हम एवरेज देखें तो वो कितना नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड देती है, नॉर्मली अपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो एक शेयर होल्डर क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा कि कंपनी कितना दे रही है और नॉर्मली इस इंडस्ट्री में कितना दिया जाता है और कितना मैं पे कर रहा हूँ, तो उसको पता लग जाएगी शेयर की वैल्यू। एग्जाम्पल देखो, से एक शेयर की वैल्यू पेड अप है ₹100, पेड अप वैल्यू 100 रुपीज़ है। कंपनी से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कितने % डिविडेंड देगी, से 30%। रेट की बात कर रहे हैं कि वो सोच रहा है कि जितना कंपनी कमाएगी उसका 30% उसे डिविडेंड मिल जाएगा। और इंडस्ट्री में जो प्रिवेल कर रहा है, यानी इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो है 15%। यानी नॉर्मली अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो इंडस्ट्री जितना कमाती है उसका 15% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। फॉर्मूले में पुट करो, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, यानी 200 रुपये शेयर की वैल्यू आई। देखो नॉर्मली 100 रुपये के शेयर पर 15% डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कंपनी क्या दे रही है, दुगना डिविडेंड दे रही है, इसीलिए उसके शेयर की वैल्यू दुगनी है। 100 वाला शेयर उसका 200 का है, क्योंकि वो इंडस्ट्री से दुगने रेट पर क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। तो शेयर होल्डर ये देखना चाहता है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, उसके बेस पे वो निकालेगा कि मार्केट में एक्चुअल में इस शेयर की वैल्यू क्या है, तो क्या वो कितने रुपए में वो क्या करे, इस शेयर को खरीदे। अब ऊपर से वापस आ जाते हैं, हमने क्या बात की थी कि एक शेयर होल्डर क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो अपने 100 रुपये को वहाँ पर लगाए जहाँ पर उसको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिल रही है, रिटर्न यानी डिविडेंड। इसीलिए वो क्या करता है, इस मेथड को फॉलो करता है, यानी पसंद करता है अपनी शेयर की वैल्यू को निकालना डिविडेंड के मेथड से। और उसके लिए वो करेगा क्या, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ढूंढेगा, एक नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ढूंढेगा और पेड अप वैल्यू उसको पता होगी उसके शेयर की, और उसके बेस पे वो कैलकुलेट करेगा कि उसे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। इतना हमें समझ में आ गया कि शेयर की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पेड अप वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी कि आपका शेयर 10 रुपये का है, उस पर 8 पेड अप, ऐसे आपको कह दिया कि टोटल एक कंपनी के 10,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का है और पेड अप पर शेयर ₹8 है। तो इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल पेड अप कितने हैं। पर शेयर अगर हमें चाहिएगा तो हम डायरेक्ट ₹8 ले लेंगे, नॉर्मली तो हम पर शेयर ही ले लेते हैं। अगर आपको टोटल भी ज़रूरत हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। मेन दिक्कत रह गई हमारी, ये दो कैसे निकलेंगी, एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकलेगी और नॉर्मल रेट कैसे निकलेगी। एक एक्सपेक्टेड रेट एंड दूसरी नॉर्मल रेट। तो देखो नॉर्मल रेट इंडस्ट्री की कभी भी आपको क्वेश्चन में निकालनी नहीं पड़ेगी, यानी पूरी इंडस्ट्री में क्या प्रिवेल कर रही है वो निकालना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही आपको सीखने की ज़रूरत है और ना ही इसका कोई ऐसे सेट मेथड है। बेसिकली सारी जितनी भी कंपनीज़ है उनका एवरेज निकाल के डिसाइड किया जाता है। तो ये रेट आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन मिलेगी। कैलकुलेट करने की है आपकी एक्सपेक्टेड रेट। तो एक्सपेक्टेड रेट क्या है कि जितना हम कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिविडेंड देगी, तो अब कंपनी से कितना एक्सपेक्ट किया जाए वो कैसे निकालेंगे। देखो पहले मैं मेथड बताती हूँ, रीज़न फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा। सबसे पहले हमारे पास होता है कुछ प्रॉफिट, यानी नॉर्मली हमने एक प्रॉफिट अर्न किया। अब हमें ये पता है इक्विटी वालों को डिविडेंड कब दिया जाता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से सबसे पहले तो कंपनी देगी टैक्स, उसके बाद टैक्स देने के बाद उसके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा उसमें से, अब ये क्या है,
वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, इसमें से भी वो क्या सोचेगी कि अगर क्या है उसे कुछ ट्रांसफ़र करना है, यानी किसी रिजर्व में डालना है, यानी कुछ ज़रूरी नहीं होता ना कि सारा पैसा कंपनी डिविडेंड की तरह दे, वो क्या कर सकती है, रिटेन भी कर सकती है। तो अब क्या करेगी, जो प्रॉफिट उसका बचेगा उसमें से कुछ वो रिटेन कर लेगी। तो हम लेस कर देंगे जो भी उसने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिज़र्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या किसी भी रिज़र्व में उसने ट्रांसफ़र किया है, मान लो डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में, किसी भी रिज़र्व में उसने ट्रांसफ़र किया है, उसको प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। पहले हमने प्रॉफिट कमाया, उसमें से टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद जो हमें रिटेन करना था वो रिटेन कर लिया। उसके बाद जो बचेगा उसके पहले नंबर किसका आएगा डिविडेंड में, प्रेफरेंस वालों का आएगा। उसके बाद हम देंगे प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट होगा किसका, इक्विटी वालों का। यही होता है इक्विटी वालों का प्रॉफिट बेसिकली, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं कि टोटल डिविडेंड कितना मिला इक्विटी वालों को, कि पहले कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, उसमें से कुछ टैक्स दे देगी, फिर कुछ रिटेन कर लेगी, फिर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे देगी, फिर जो बचेगा वो इक्विटी वालों को डिविडेंड की तरह दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारे पास आया ये क्या आ गया, इक्विटी वालों का प्रॉफिट। जितना टोटल प्रॉफिट आया है इक्विटी वालों का, जितना, ये तो टोटल इक्विटी वालों का है ना, यानी जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे सबकी मिला के प्रॉफिट, अगर उसे हम डिवाइड कर दें पेड अप वैल्यू से, यानी एक शेयर के ऊपर टोटल अमाउंट कितनी आई हुई है, तो हमें पता चल जाएगा कि पर शेयर हमें कितनी डिविडेंड की रेट मिल रही है। यानी आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट इक्विटी वालों को जो मिल रहा है अगर हम उसे पेड अप वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, से हमारा प्रॉफिट है 2 लाख और इक्विटी पे पेड अप है 1 लाख, अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि कंपनी क्या करती है, जितने के उसके शेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी क्या करती है, एक सेकेंड, चलो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा नहीं कि शेयर होल्डर की हो, अंदाज़ा से लगाते हैं सही एग्जांपल। 20,000 से कंपनी के पास प्रॉफिट बचा इक्विटी वालों के लिए, इक्विटी कैपिटल 1 लाख की थी, तो देखा जाए 10% आएगा। यानी कंपनी क्या करती है, जितने इक्विटी है, जितनी टोटल इक्विटी कैपिटल है और जितना वो प्रॉफिट दे रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, 10% डिविडेंड दे रही है। कैलकुलेशन मिस्टेक, 20% डिविडेंड वो दे रही है। यानी देखो 1 लाख की टोटल कैपिटल थी, उसने 20,000 दिया डिविडेंड, इसका मतलब वो क्या कर रही है, जितने की इक्विटी है, जितने का अमाउंट पेड अप, टोटल अमाउंट पे किया हुआ इन शेयर्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी क्या करती है, 20% ही क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो देखो ये ऐसे करने से, यानी हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर, पहले टैक्स से पहले का प्रॉफिट था, टैक्स दिया, फिर उसमें से रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, फिर प्रेफरेंस वालों को दिया, फिर जो बचा इक्विटी वालों का, फिर उसमें से उसको डिवाइड किया टोटल इक्विटी से, तो हमें पता लगा कि जितनी हमारी इक्विटी की वैल्यू है और जितना हमें प्रॉफिट दिया जा रहा है, यानी जितना हमें प्रॉफिट दिया जा रहा है वो टोटल इक्विटी का कितने % है। हमें 20,000 प्रॉफिट दिया जा रहा है, टोटल इक्विटी 1 लाख की है, इसका मतलब हमें 20% डिविडेंड दिया जा रहा है। जितने हमने अमाउंट लगाया हुआ है, जितना हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका 20% एज डिविडेंड मिल रहा है। कंफ्यूज मत होना, बीच में हमने रेट्स वगैरह थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी डिविडेंड यील्ड मेथड से शेयर की वैल्यू, जिसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड रेट, नॉर्मल रेट एंड पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड गिवन होती है। बात होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की, यानी कंपनी कितना डिविडेंड देगी, तो कंपनी कितना डिविडेंड देगी उसके लिए हमने ये प्रोसीजर लगाया, जिससे हमें पता लग गया कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिया है वो टोटल इक्विटी का कितना % है, यानी कितने % डिविडेंड क्या है कंपनी दे देती है। स्टार्टिंग में हमने यही बात की थी कि शेयर होल्डर यही जानना चाहेगा कि उसके शेयर जितना वो पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी उसे कितने % डिविडेंड दे देगी। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट आ गई, नॉर्मल रेट गिवन होगी क्वेश्चन में और पेड अप वैल्यू होगी, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर्टिकुलर मेथड्स की क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पर ये सुटेबल रहता है, जैसे कि हमने पहले भी पिछले मेथड में यही किया था, पहले क्वेश्चंस करते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। आई होप आप लोगों को बुक समझ में आती है। अगर आपके पास बुक नहीं है और समझ नहीं आ रहा है बुक में लिखा हुआ, तो आप मुझे बता ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर सकें, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे ले सकते हो इसकी पिक्स। बेसिकली क्या बोला हुआ है, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट 30% ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। यानी इन्होंने बोला है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या करती है, अपने शेयर्स पर 30% डिविडेंड देती है, और उसका जो इक्विटी शेयर है वो एक 10 रुपये का है, लेकिन उस पर पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 है। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इन द मार्केट इज़ 10%, जो नॉर्मल रेट है डिविडेंड की वो 10% है मार्केट में, तो आपको बताना है शेयर की वैल्यू क्या होगी यील्ड बेसिस पे। तो देखो आपको बता दिया 30% कंपनी देती है, 10% डिविडेंड नॉर्मल है, और शेयर की वैल्यू 6 रुपीज़ पेड अप है। तो जस्ट सीधा आ गया कि कंपनी के शेयर की वैल्यू हो गई 18 रुपये। देखो अगर आप समझने जाओ लॉजिक भी, नॉर्मली 10% सॉरी फ़ोन की वजह से बीच में इंटरप्शन हुई। हम क्या बात कर रही थी कि अगर आप देखने जाओ कि कंपनी की नॉर्मल रेट डिविडेंड की, यानी नॉर्मल इंडस्ट्री की रेट 10% है और कंपनी 30% दे रही है, यानी 3 गुना डिविडेंड दे रही है, इसीलिए उसकी शेयर की वैल्यू पेड अप 6 है और प्राइस क्या है 18 है, यानी 3 गुना है। 10 की बजाय वो 30% दे रही है, तो शेयर की वैल्यू 6 की बजाय 18 है, मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही इस लॉजिक से आपको आंसर नहीं निकालना है, जस्ट मैं लॉजिक समझाने के लिए कह रही हूँ कि कैसे कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है डिविडेंड के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, कि अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है तो उसकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा आएगी इस मेथड से, और अगर वो डिविडेंड कम देती है इंडस्ट्री से तो उसकी वैल्यू कम आएगी। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको डाटा दिया हुआ है, एक बार लिख लेते हैं सारा डाटा, ताकि जिनको बुक नहीं भी दिख रही हो वो भी कर सकें इजीली। इक्विटी शेयर कैपिटल दी है आपको, 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10। ये है इशूड कैपिटल। इसके बाद पेड अप इक्विटी कैपिटल दी है, जो कि क्या है ₹8 पर शेयर, यानी जो ऊपर वाले 10 रुपये वाला शेयर है उस पर 8 रुपये पेड अप है। आपके पास 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितने 20,000 शेयर हैं, 10 का 1 है और फुल्ली पेड अप है। एनुअल ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 20% है, यानी हर साल प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में डाला जाता है। रेट ऑफ टैक्स 50% है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, एक्सपेक्टेड कितने हैं कि हमें होंगे 2,18,000, और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 15%। आपको क्या करनी है, शेयर की वैल्यू निकालनी। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू हमारे पास है 8 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे पास 15%। हमें निकालनी सिर्फ क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के लिए हमने क्या बात की थी कि पहले हमारे पास कुछ प्रॉफिट होगा, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स हमारा प्रॉफिट था 2,18,000। फिर सबसे पहले टैक्स देंगे, बाकी सारा काम तो बाद में करना होता है हमें, कि ट्रांसफ़र करें या डिविडेंड दे, जो भी करना है पहले तो टैक्स देना पड़ता है। 50% टैक्स है, लेस 50% टैक्स, यानी 1,09,000 हो गया टैक्स, बच गया हमारे पास 1,09,000। फिर इन्होंने बोला हुआ है 20% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो कर दो लेस ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। इसका 20% निकालेंगे, 21,800 आएगा, वो क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र। अब हमारे पास बच गए 87,200 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बच गया, इक्विटी वालों का तो निकालना ही है,
प्रेफरेंस का डिविडेंड बच गया, ये हमने कर दिया, इसका कर दिया और ये हमने ले लिया था। बेसिकली हमारा प्रेफरेंस का डिविडेंड रह गया तो वो भी लेस करते हैं। 20,000 शेयर हैं, 10 का एक है, यानी टोटल 2 लाख की कैपिटल है और 9% उस पर डिविडेंड है। 2 लाख का 9%, 2 लाख का 9% यानी 18,000 दे देंगे हम डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को। फिर हमारे पास बच गए 69,200। ये 69,200 किसका हो गया प्रॉफिट? इक्विटी वालों का, यानी टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 69,200 डिवाइडेड बाय में टोटल पेड अप कैपिटल 50,000 शेयर थे, 8 रुपये एक शेयर पे पेड अप था, यानी टोटल कितने आ गए? 50,000 मल्टीप्लाई 8 यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100। अब जो इसको सोल्व करके आएगा वो होगी हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये एक्सपेक्टेड हो गई, नॉर्मल भी थी तो एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल मल्टीप्लाई में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो अब जो आंसर आएगा वो होगी हमारी एक शेयर की वैल्यू। देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल था, हमें क्या चाहिए थे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड सिर्फ नहीं थी, जो प्रॉफिट्स दिए हुए थे उनमें से सबसे पहले टैक्स को पे किया, उसके बाद जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था वो किया, फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, फिर हमारे पास जो बचा वो सारा इक्विटी वालों का बच गया। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि पहले हम टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह किसी चीज़ का नंबर आता है। सबसे पहले टैक्स दो, रिजर्व में ट्रांसफ़र करो, फिर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दो, फिर जो बचेगा वो इक्विटी वालों का है। इक्विटी वालों के प्रॉफिट को इक्विटी की कैपिटल से डिवाइड करोगे, यानी 4 लाख के टोटल इक्विटी पे पैसे आए हुए हैं और हम उनको 69,200 यानी 69,200 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब हम उनकी कैपिटल के कंपैरिजन में उन्हें 17.3% डिविडेंड दे रहे हैं। तो 17.3% हम दे रहे हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री में 15 है, 8 रुपये एक शेयर पे पेडअप है, यानी एक शेयर की वैल्यू आ गई 9.23 रुपये पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों की ही वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्या दिया हुआ है, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2,000 शेयर्स, यानी 2,000 शेयर्स हमारे पास हैं प्रेफरेंस वाले, जिनकी रेट है 5% और जो ये शेयर है 100 का एक है। इसके साथ साथ 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसके साथ हमारे पास 4,000 इक्विटी शेयर हैं जिनकी वैल्यू क्या है? 100 रुपये एक की है। बेसिकली हमें क्या क्या बताया इन्होंने, हमारे पास 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5% वाले, 2,000 5% प्रेफरेंस शेयर हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी टोटल 2 लाख के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। फिर इन्होंने हमें बताया कि आपके पास 4,000 इक्विटी शेयर भी हैं, जो कि क्या है 100 का एक है, यानी 4 लाख की आपके पास इक्विटी कैपिटल है, ये बताया इन्होंने। उसके बाद हमें क्या बोला, इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड ऑफ 5% द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट अप टू 4%, यानी 5% तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स है, उसके बाद उन्हें 4% और प्रॉफिट में से दिया जा सकता है अप टू 4% आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू 10% ऑन इक्विटी। इसका मतलब समझो, इन्होंने बोला कि 5% तो प्रेफरेंस वालों का फिक्स है, यानी पहले तो 5% डिविडेंड मिलेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। उसके बाद उन्हें 4% तक और मिल सकता है, कब? इक्विटी वालों को 10% देने के बाद, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा डिविडेंड देने के लिए, उसमें से 5% पहले प्रेफरेंस वालों को देना है, फिर 10% इक्विटी वालों को देना है, और फिर कुछ बचता है तो उसमें दोबारा फिर प्रेफरेंस वालों का नंबर आएगा, वो कितना? 4%, और उनको देने के बाद कुछ बचा तो फिर वो किसका होगा? सारा का सारा इक्विटी वालों का। देखो समझना इसको, इन्होंने यही बोला है इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड ऑफ 5%, यानी 5% डिविडेंड के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट अप टू 4% आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर, यानी 10% डिविडेंड इक्विटी वालों को देने के बाद वो 4% तक और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी 10% देने के बाद जितना बचेगा, अगर वो 4% से कम हुआ तो सारा प्रेफरेंस वालों को मिल जाएगा, 4% से कम या 4% तक हुआ
अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर प्रेफरेंस वाले तो 4% तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी बचा फिर किसका जाएगा, वो सारा का सारा इक्विटी वालों का। फिर इन्होंने आगे क्या बोला, देखो आगे लिख भी दिया, एनी सरप्लस प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल टू इक्विटी, कि उनको भी 4% देने के बाद कुछ बचता है तो वो सारा इक्विटी वालों का है। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी आर 1 लाख, कंपनी के पास जो टोटल एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी इस 1 लाख में से डेप्रिसिएशन टैक्स सब कुछ लेस हो चुका है। एंड इट इज़ कंसीडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफ़र 6,000 पर एनम टू रिजर्व फंड, और ये ज़रूरी माना गया है कि हर साल हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 जनरल रिजर्व में या रिजर्व फंड के अंदर डालना पड़ेगा। यानी 1 लाख में से टैक्स वगैरह लेस हो चुके हैं, लेकिन अभी जनरल रिजर्व को लेस करना बाकी है। फिर इन्होंने बोला द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज़ 8%, कि प्रेफरेंस शेयर की तो नॉर्मल डिविडेंड की रेट 8% है और इक्विटी की ये 10% है। आपको क्या निकालना है, हर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी निकालनी है और इक्विटी वालों की वैल्यू भी निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड, यानी हमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। ऐसे ही प्रेफरेंस वालों के लिए एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं करनी है। देखो पहले इक्विटी वालों की देखते हैं। इक्विटी वालों का जो डाटा हमें गिवन था उसमें हमें पता है कि इक्विटी वालों की पेड अप वैल्यू 100 है और प्रेफरेंस वालों की भी 100 है। तो देखो ये हमने पुट कर दिया 100 100। फिर इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रेफरेंस वालों की नॉर्मल रेट 8% है और इक्विटी वालों की 10% है। इक्विटी वालों की 10 है, प्रेफरेंस वालों की 8 है। बेसिकली हमें दोनों की एक्सपेक्टेड रेट को निकालना है, और एक्सपेक्टेड रेट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल किसके लिए, इक्विटी वालों का है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100, और प्रेफरेंस के केस में होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय में प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर की पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। अब दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी वालों की, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट आपके पास है 1 लाख, जिसमें से 6,000 आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था, लेस रिजर्व फंड 6,000, यानी हमारे पास प्रॉफिट बच गए 94,000 के, 94,000 के। अब इसमें से हमें बोला गया था कि सबसे पहले आपको 5% प्रेफरेंस वालों को देना है, फिर उसके बाद 10% इक्विटी वालों को, ठीक है। पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देते हैं, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5%। तो 94,000 का नहीं, जो प्रेफरेंस की कैपिटल है उसका 5% है। ये चीज़ ध्यान रखना कि बेसिकली डिविडेंड किस पे दिया जाता है, कैपिटल पे। तो जो प्रेफरेंस शेयर है उनकी कैपिटल कितने की थी, टोटल 2 लाख की। 2 लाख की कैपिटल है, 5% निकालना है, ये आ गया 10,000, यानी इक्विटी प्रेफरेंस वालों को हमने 10,000 दे दी। उनको देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बच गए 84,000 के। उसके बाद हमें बोला गया था कि प्रेफरेंस वालों को देने के बाद आपको 10% इक्विटी वालों को देना है, तो दे दो इक्विटी वालों की। इक्विटी वालों की कैपिटल 4 लाख की है, 4 लाख पे 10% यानी 40,000, तो लेस इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% यानी 40,000। आप हर कैलकुलेशन करके दिखाओगे कि डिविडेंड आपने कैसे निकाला है, क्या किया है। अब हमारे पास 44,000 आ गए। फिर हमें बोला गया था कि
अब जो प्रॉफिट बचा होगा उसमें 4% डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। तो देखो प्रेफरेंस का 4% डिविडेंड कितना बनेगा? पेड अप कैपिटल पे ही निकलेगा डिविडेंड ऑलवेज। 4% यानी 8,000। 8,000 प्रेफरेंस वालों को दे दो, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट 4%। 8,000 बच गए 36,000, और ये 36 के 36 किसको मिलेंगे? रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा क्या है? इक्विटी शेयर वालों का है। ठीक है, इसका मतलब इक्विटी शेयर वालों को क्या क्या मिला? इक्विटी वालों को मिला 40,000 तो पहले दिए हमने ये वाले इक्विटी वालों को, और 36,000 ये दिए, यानी इक्विटी वालों को टोटल प्रॉफिट मिला 40,000 प्लस 36,000। और प्रेफरेंस वालों को टोटल प्रॉफिट मिला 10,000 यहाँ दिए थे और 8,000 यहाँ पर दिए, यानी 10,000 प्लस 8,000। तो देखो निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेट। इक्विटी वालों को टोटल प्रॉफिट मिला 40 प्लस 36 यानी 76,000। इक्विटी की टोटल कैपिटल थी 4 लाख की, मल्टीप्लाई कर दो 100, यानी 4 लाख उनकी पेडअप कैपिटल है, उनको 76,000 दिए जा रहे हैं प्रॉफिट की तरह। इसका मतलब उनकी रेट क्या आएगी? 76,000 डिवाइड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई 100। ये सोल्व करके आएगा 19%, यानी जितनी पेडअप कैपिटल है उसका 19% प्रॉफिट दिया जा रहा है इक्विटी वालों को। अब 19% दिया जा रहा है तो पुट कर दो ऊपर। नॉर्मली हम ये काम नीचे करते हैं, पर मुझे आपको समझाना था कि एक्सपेक्टेड रेट हमारे पास नहीं थी, वो हमने निकालनी 19, नॉर्मल आपको 10 दी हुई थी, पेड अप वैल्यू 100 है, तो अब हमारे पास शेयर की वैल्यू आ गई 190 रुपये। ऐसे ही प्रेफरेंस वालों की निकालनी है। प्रेफरेंस वालों को टोटल प्रॉफिट दिया गया 18,000, प्रेफरेंस कैपिटल थी हमारे क्वेश्चन में 2 लाख की, मल्टीप्लाई 100, सोल्व करोगे ये आएगा 9%, पुट कर दो। अब इसको सोल्व करोगे 900 डिवाइड बाई 8, 11.2 या 3 समथिंग आएगा, ये हो जाएगी वैल्यू। एक सॉरी पॉइंट गलत है, यहाँ पर लगेगा, ये आएगा 112.5, यानी एक इक्विटी शेयर की वैल्यू है 190 रुपये और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 112 रुपये 50 पैसे। देखो हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की वैल्यू निकालनी थी। इक्विटी वालों की हमारे पास नॉर्मल रेट और पेड अप वैल्यू थी, हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट नहीं थी। रेट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है इक्विटी वालों को टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया उनकी पूरी इक्विटी कैपिटल पे। प्रॉफिट कैसे निकाला? जितने आपके पास टोटल प्रॉफिट थी उसमें से पहले रिजर्व में ट्रांसफ़र किए, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि पहले 5% प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, फिर 10% इक्विटी वालों को, फिर 4% प्रेफरेंस वालों को, और फिर बचा हुआ सारा इक्विटी वालों का। यानी इक्विटी वालों को मिले 40,000 ऊपर और 36,000 नीचे, यानी टोटल 76,000 मिले 4 लाख की कैपिटल पर, यानी उन्हें 19% प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। 19% दिए जा रहे हैं, 10% नॉर्मल है, मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू कर दी तो हमारे पास 190 आ गया। फिर हमें प्रेफरेंस वालों की भी ऐसे ही निकालनी थी। हमारे पास नॉर्मल रेट थी, पेड अप कैपिटल थी, हमारे पास क्या नहीं थी? एक्सपेक्टेड रेट नहीं थी। एक्सपेक्टेड रेट के लिए हमें चाहिए थे प्रॉफिट कितने दिए गए अवेलेबल कितने प्रेफरेंस वालों के लिए, और प्रेफरेंस की कैपिटल। प्रेफरेंस की कैपिटल 2 लाख दी हुई थी और उनके लिए प्रॉफिट कितना है जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी, वहाँ से देखा 10,000 यहाँ मिले थे, 8,000 यहाँ, यानी टोटल 18,000 प्रेफरेंस वालों को दिए गए। उन्होंने 2 लाख जमा करवाए हुए हैं एज ए कैपिटल और उनको 18,000 डिविडेंड दिया जा रहा है। इसका मतलब 9% डिविडेंड उन्हें दिया जा रहा है, उनको 9 दिया जा रहा है। इंडस्ट्री का 8 है, मल्टीप्लाई बाई 100 पेड अप वैल्यू, तो हमारे पास आ गए 112 रुपये 5 पैसे। यानी इनके 100 रुपये की शेयर की वैल्यू जो जिनके 100 पेड अप है उसकी वैल्यू मार्केट में 112 रुपये 50 पैसे है, और इनके जो 100 पेड अप है उसकी मार्केट में वैल्यू 190 रुपये। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट दी हुई है आपको रमन प्राइवेट लिमिटेड की। नीचे आपको बताई गई है प्लांट की वैल्यू 1,20,000 हो गई है, लैंड एंड बिल्डिंग की 2,60,000 हो गई है, और आपके पास 5,000 ट्रेड रिसीवेबल हैं जो कि बैड हो गए हैं। 3 सालों के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं और कहा है कि कंपनी 20% क्या करती है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। आपको टैक्स को इग्नोर करना है और शेयर की वैल्यू निकालनी है नेट असेट बेसिस से भी और यील्ड बेसिस से भी। साथ में आपको ये बताया है कि सिमिलर कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड की वैल्यू 12% है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, और गुडविल की वैल्यू क्या हो गई है, 2 लाख हो गई है। तो देखो
जो असेट्स की रिवैल्यू दी हुई है वो नेट असेट मेथड के लिए दी हुई है। पहले नेट असेट मेथड की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 की हो गई है, यानी मार्केट वैल्यू लेनी होती है, ये लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 है। ट्रेडमार्क्स 40,000 पे ही लोगे। इन्वेंट्री 40,000। ट्रेड रिसीवेबल 90,000 के थे, 5,000 बैड हो गए हैं, यानी आपको 85,000 लेने हैं। कैश एट बैंक 56,000 है और गुडविल आपकी 2 लाख है। इन सबको टोटल करोगे आपके पास टोटल असेट्स आ जाएंगी। फिर उसमें से हमें लायबिलिटीज लेस करनी होती है। लायबिलिटी 3 है हमारे पास, ट्रेड पेबल, वर्कमैन सेविंग फंड एंड टैक्सेशन प्रोविजन। तीनों को लेस कर दोगे तो जो आएगा आपके पास वो आएंगी नेट असेट। उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000 थे, तो आपके पास आ जाएगी पर शेयर वैल्यू। फिर बात आई आपकी यील्ड बेसिस की, यानी डिविडेंड मेथड की। तो डिविडेंड मेथड में हमें क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और पेड अप वैल्यू। एक शेयर की पेड अप वैल्यू गिवन है 10 है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है कि 12% है। अब हमारे पास रह गई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की कमी। उसके लिए आपको बताया हुआ है कि कंपनी के 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। बेसिकली हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इस साल 5,000 बैड डेट्स भी हुई हैं, तो बैड डेट्स को हम कभी भी लेते नहीं हैं। तो इस साल के प्रॉफिट में से बैड डेट्स को लेस कर दोगे, यानी इस साल का प्रॉफिट 1,15,000 माना जाएगा। तो 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1,15,000 को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 3 करोगे, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब यही होता है जितने साल दिए हुए हैं उनको ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे उससे डिवाइड कर दो। यानी 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1,15,000, क्योंकि 5,000 मैंने बैड डेट्स लेस कर दी। हमेशा बैड डेट्स का ही ध्यान रखना, और कोई एंट्री नहीं मिलती कि बैड डेट्स अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वो आपको प्रॉफिट से लेस करनी है। फिर आपका जो एवरेज आएगा वो आएगा 1,18,333। इन्होंने देखो तीनों को ऐड करके फिर लेस कर दिया, वो तो एक ही बात है कि आप 1,20,000 में से ही लेस कर दो या तीनों को ऐड करके कर दो। फिर उसको 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया आपका 1,18,333। क्वेश्चन में बोला है टैक्स को इग्नोर करना है, यानी टैक्स तो हमें लेना ही नहीं है। उसके अलग हमारे पास क्या था? 20% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, यानी 1,18,333 का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। बाकी जो बच गया वो डिविडेंड के लिए बच गया। प्रेफरेंस यहाँ पर है नहीं शेयर, तो सारा का सारा इक्विटी वालों का। टोटल प्रॉफिट 94,666, इक्विटी वालों की पेड अप कैपिटल 2 लाख की, मल्टीप्लाई 100 तो रेट आ गई 47.33, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है 47.33। नॉर्मल रेट दी हुई थी क्वेश्चन में 12 और पेड अप वैल्यू थी शेयर की 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 39.44, यानी जो शेयर जिसकी पेड अप वैल्यू 10 रुपये है उसकी मार्केट में वैल्यू 39.44 पैसे है, यानी लगभग 40 रुपये की वैल्यू शेयर की मार्केट में प्रिवेल कर रही है। तो देखो यही थे हमारे क्वेश्चन। मेथड कंप्लीट हो गया। एक हमने क्या छोड़ दी थी इसकी, कुछ कि ये मेथड कहाँ सूटेबल रहता है और क्या क्या इस मेथड की शॉर्टकमिंग है वो रह गया था हमारा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहले डीमेरिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इस मेथड में कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशन है। तो देखो फर्स्ट कमी इस मेथड की है कि यहाँ पर क्या किया गया, हमने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। हमने क्या सोच लिया कि कंपनी क्या करेगी, जो भी करेगी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करेगी। तो अगर इस मेथड के अकॉर्डिंग हम सोचें कि कंपनी ने क्या कर दिया बाय चांस कि सारा का सारा प्रॉफिट रिटेन करके रख लिया, डिविडेंड नहीं दिया, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग तो शेयर की वैल्यू नील निकल जाएगी। यानी बेसिकली हमने क्या कहा, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से कुछ अपना रिटेन कर लेगी, बाकी डिविडेंड दे देगी। उस डिविडेंड के अकॉर्डिंग हमने शेयर की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड दे ही ना, सारा प्रॉफिट किसी प्रोजेक्ट के लिए रख ले, तो उस केस में तो हमारे शेयर की वैल्यू नील निकल जाएगी। बिल्कुल कंपनी कहाँ पहुँच गई? 0 पे पहुँच गई। दूसरा, यहाँ पर मैन्युपुलेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। यानी अगर कंपनी क्या चाहती है, अपने शेयर की वैल्यू को कम या ज़्यादा दिखाना चाहती है, तो वो क्या कर देगी? अगर वो ज़्यादा दिखाना चाहती है तो डिविडेंड ज़्यादा दे देगी उस साल, और कम दिखाना चाहती है तो डिविडेंड कम दे देगी। यानी जो फाइनेंशियली वीक कंपनी है वो इजीली अपने शेयर की वैल्यू ज़्यादा दिखा सकती है, और अगर कोई कम दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं। यानी डायरेक्टर ईजिली मैन्युपुलेट कर सकते हैं। और वीक कंपनीज़ क्या हैं, अपनी पोजीशन को, चाहे उनकी कंपनी की वैल्यू अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा अर्न नहीं कर रही, लेकिन प्रॉफिट ना होते हुए भी डिविडेंड देके वो क्या कर सकती हैं, अपने आप को अच्छा दिखा सकती हैं। नेक्स्टली ये जो मेथड है ये असेट्स को, जो हमारी नेट असेट कंपनी के पास कितनी है उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता कि कंपनी के पास क्या है, सिर्फ डिविडेंड क्या दिया है उसको कंसीडर कर रहा है।
इसके साथ साथ इसने क्या किया, सिर्फ डिविडेंड पे ध्यान दिया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लाइक कंपटीशन क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट की कंडीशन क्या है, वो सारी क्या कर दी इस मेथड ने इग्नोर कर दी। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड रेट इस मेथड में यूज़ की है, और एक्सपेक्टेड रेट यानी फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट कर रहे हो और फ्यूचर की में क्या हो सकता है उस चीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लास्टली नॉर्मल रेट, तो देखो नॉर्मल रेट हमें तो क्वेश्चन में गिवन मिल रही है, बट एक्चुअल में जब जो इन मेथड को लगाते हैं उनके लिए नॉर्मल रेट सिलेक्ट करना भी, क्योंकि किन कंपनीज़ को बेस बनाएं, किन का एवरेज ले, ये कंसीडर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक्स थी। इसके बाद बात आती है कि सूटेबल कहाँ पर है ये मेथड, यानी कहाँ पर ये मेथड लगाना सही रहता है। तो देखो फर्स्टली हमने शुरू में ही बात की थी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं थोड़े टाइम के लिए, वो बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड डिविडेंड में होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के वैल्यू क्या शेयर्स क्या है थोड़े टाइम के लिए खरीद रहे हो, तो वहाँ पर आपका मतलब सिर्फ डिविडेंड से होगा कि थोड़े टाइम डिविडेंड मिलेगा फिर शेयर को बेच देंगे, तो उस केस में ये मेथड सूटेबल रहता है। सेकेंडली अगर क्या है कंपनी क्या करती है, हर साल अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज नहीं करती, यानी वो जितना अर्न करती है उसकी रेट उसने फिक्स की हुई है कि उसमें से कितना % रिटेन करेगी और कितना प्रॉफिट दे डिविडेंड की तरह दे देगी, तो उस केस में भी ये मेथड सूटेबल रहेगा। थर्डली अगर क्या है फर्म के पास कोई भी पुराने लॉसेस नहीं है, वो रेगुलरली डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो भी इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। अगर फर्म क्या है नियर फ्यूचर में लिक्विडेट होने नहीं वाली है, बेसिकली जो नेट एसेट मेथड था क्या मान के चल रहा था कि फर्म लिक्विडेट होने वाली है, तो अगर आपकी फर्म एक गोइंग कंसर्न है, आप अभी नियर फ्यूचर में कभी भी लिक्विडेट नहीं करने वाले हो, तो भी ये मेथड आपके लिए सूटेबल रहेगा, और जहाँ पर आपको ये रेट्स ईजिली मिल जाएंगी वहाँ पर ये मेथड आपके लिए सही रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो ये मेथड नेट एसेट मेथड से अच्छा है, क्योंकि नेट एसेट मेथड क्या मान के चल रहा था कि बिजनेस क्या है लिक्विडेट हो रहा है, हम अपने ही बिजनेस को बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि डिविडेंड मेथड क्या है गोइंग कंसर्न मान के चल रहा है, इसीलिए मेथड क्या है उस मेथड से बेटर ट्रीट किया जाता है। मैंने इसकी सूटेबिलिटी लिखी नहीं टाइम के पर्पज़ से, अगर आपके पास नहीं है सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बेसिकली इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पर ये मेथड सूटेबल होता है। अब कल हम इसकी अर्निंग कैपेसिटी मेथड के बारे में बात करेंगे कि कंपनी एक अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कैसे शेयर की वैल्यू डिसाइड कर सकती है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत शायद बीच में डिस्टर्बेंस भी हो गई थी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपने डाउट्स पूछने के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।